Hello students, let's continue our chapter Mechanical Properties of Solids, and today we are going to discuss about the application of elasticity. So let's start the session. So students, we are doing the topic of application of elasticity. ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? देखो, हमें डिफरेंट मटेरियल्स की अगर इलास्टिक लिमिट पता है, ठीक है, या हमें यील्ड स्ट्रेंथ पता है. क्या होता है यील्ड स्ट्रेंथ? दैट स्ट्रेस जहाँ तक क्या फॉलो होगा, हुक्स लॉ ओबे होगा. ठीक है, वायर पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्म होंगी और स्ट्रेस को रिमूव करने पे वो ओरिजिनल शेप गेन कर लेगी. ठीक है, बट इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं या यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है. ठीक है, तो हर एक मटेरियल की ना यील्ड स्ट्रेंथ होती है. फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, स्टील, इन सब की क्या किया है, यील्ड स्ट्रेंथ है. और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट. किसकी मैक्सिमम लिमिट? स्ट्रेस की मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक वायर डिफॉर्म नहीं होगी. ठीक है, और उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो वायर डिफॉर्म हो जाएगी. ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, एल्यूमिनियम की यील्ड स्ट्रेंथ है 95 इंटू 10⁻6. 95 इंटू 10⁻6 यील्ड स्ट्रेंथ इन द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेस की वैल्यू ना, और स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. यील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रेस, ठीक है, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो एल्यूमिनियम की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 95 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया तक कितनी फोर्स सहन कर सकता है ये? 95 इंटू 10⁻6 न्यूटन. इससे ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, इतना इससे ज़्यादा पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम वायर डिफॉर्म हो जाएगी. सही है. इसी तरह से कॉपर है हमारे पास. कॉपर की भी यील्ड स्ट्रेंथ होती है 200 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इससे ज़्यादा स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल ना, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं. ठीक है, आयरन, रोट आयरन की कितनी होती है? 170 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये सब क्या है? इनकी स्ट्रेस वैल्यू है. ठीक है, इस यील्ड स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा पे क्या होगा? वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी. ठीक है, तो हमें डिफरेंट मटेरियल्स की अगर यील्ड स्ट्रेंथ पता है या इलास्टिक लिमिट पता है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ भी क्या है कि ये इलास्टिक लिमिट पे क्या होगा? दैट पॉइंट जहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप किसको फॉलो करेगा? हुक्स लॉ को फॉलो करेगा. समझ लो. ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इलास्टिसिटी की क्या है कि किसी भी मशीनरी का मेटेलिक पार्ट होता है ना, उस पे हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते. ठीक है, फर्स्ट इज एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीनरी is never subjected to stress beyond elastic limit. ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या था? जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है या वायर हमारी या मटेरियल डिफॉर्म नहीं हो रहा. ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज जो भी मेटेलिक पार्ट होता है ना किसी भी मशीनरी का, उस पर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस हम अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, क्या होगा अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पे? होगा क्या? वो मशीन का पार्ट क्या हो जाएगा? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा ना. ठीक है, और वो फिर मशीन को मूव करने में रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है. सो फर्स्ट इज एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ ए मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट. समझ लो. ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एप्लीकेशन है नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी
helps in knowledge of elasticity, helps in selecting metal ropes. Knowledge of elasticity helps in selecting the metal ropes used in cranes for lifting heavy loads. सही है, ठीक है। इलास्टिसिटी की हेल्प से हम हैवी क्रेन्स में ये क्या होता है, हैवी वेट्स को लिफ्ट किया जाता है ना, ठीक है। तो अगर हमें स्टील, सपोज क्रेन की जो वायर्स हैं, ठीक है, क्रेन में जो वायर लिफ्ट करने के लिए यूज़ हो रही है वो सपोज स्टील की है, तो स्टील की जो इलास्टिक लिमिट है हम उससे ज़्यादा स्ट्रेस उस पर नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम, अगर हमें स्टील की इलास्टिक लिमिट पता है तो उस इलास्टिक लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, वायर का, ठीक है। तो जो स्टील की इलास्टिक लिमिट है ना, ठीक है, स्टील की इलास्टिक लिमिट है वो है 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलास्टिक लिमिट या मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पे वायर, स्टील वायर डिफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है, वो कितनी है, 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज आपके पास कोई क्रेन है और उस क्रेन से ना 10,000 kg के लोड को उठाना है हमें, ठीक है, 10⁴ kg के तक के लोड को हमें लिफ्ट करना है, ठीक है, क्रेन की हेल्प से, मेटल रोप की हेल्प से, ठीक है, 10⁴ kg तक के मास को हमें लिफ्ट करना है, उठाना है, समझ लो, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर इससे हम लिफ्ट से 10⁴ kg तक का मास लिफ्ट कर रहे हैं तो सेफ्टी फैक्टर के लिए क्या कर देते हैं कि ऊपर नीचे भी थोड़ा फोर्स हो सकता है, ठीक है। कई बार जो लोग हैं वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, ठीक है, या भूल जाते हैं, तो इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसका 10 टाइम्स, ठीक है, इसके 10 टाइम्स तक जो वायर है वो मास को लिफ्ट कर सके, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर के लिए ऑल्दो इस हमें कितना मास लिफ्ट करवाना है इससे, मैक्सिमम मास, मान लो क्रेन पे लिमिट लिख दी, मैक्सिमम लिमिट की 10⁴ kg तक ही ये क्रेन मास को लिफ्ट कर सकती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि 10⁴ kg से थोड़ा सा ज़्यादा होते ही क्रेन की वायर टूट जाएगी, नहीं, इसको सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। सेफ्टी फैक्टर कितना रखते हैं, 10, यानी अगर मास मैक्सिमम लिमिट 10⁴ kg दे रखी है ना, तो इसका 10 गुना भी हो जाएगा ना मास, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर कितना है, सेफ्टी फैक्टर है 10 का, सेफ्टी फैक्टर कितने का है, 10 का, यानी जो गिवन मैक्सिमम लिमिट है उसके 10 टाइम्स तक भी रेंज जा सकती है, यानी जो स्टील की वायर है उस पर 10⁴ kg का 10 टाइम्स करें तो कितना आएगा, 10⁵ kg। तो सेफ्टी फैक्टर को ध्यान करते हुए वायर को हम ऐसा ही चूज़ करेंगे कि वो 10⁵ kg तक का भी लिफ्ट को मास को वो लिफ्ट कर सके, ठीक है। तो हमारे पास देखो स्ट्रेस क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस जो है उसकी लिमिट कितनी रहनी चाहिए स्टील वायर के लिए, 30 × 10⁻⁷ रहनी चाहिए ना। स्ट्रेस की लिमिट क्या रहनी चाहिए, 30 × 10⁻⁷, ठीक है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल, mg, और वायर जो है वो उसका फ्रंट एरिया कैसा है, सर्कुलर शेप का, और सर्कुलर शेप में एरिया किस फॉर्म में होगा, πr²। तो मास ऑल्दो उसकी लिमिट इतनी डिफाइंड है, बट डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि इसका 10 गुना भी मास हो जाए ना 10 टाइम्स, यानी 10⁵ kg भी हो जाए, तब भी वायर पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी मैक्सिमम मास स्टील की वायर कितना लिफ्ट कर सकती है, 10⁵ kg। जी की वैल्यू 10 पुट करोगे, ठीक है, पाई और r² निकालना है हमें, हो जाएगा ना ये सॉल्व, सारी मैथमेटिकल वैल्यूज़ है। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी ना सॉल्व करने के बाद, वो आएगी आपकी 3.2 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो इलास्टिसिटी की अगर हमें नॉलेज है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि कितना मैक्सिमम मास उठाने के लिए क्रेन की जो स्टील वायर है उसको कितना रेडियस चाहिए, ठीक है। जो वायर है उसका कितना रेडियस डिफाइन करें। देखो 10⁵ kg तक का मास लिफ्ट करवाना है हमें स्टील वायर से, ठीक है। तो हमें ऐसी वायर चूज करनी चाहिए जिसका रेडियस कितना है 3.2 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर तक की अगर हम स्टील वायर बनाते हैं तो एक रिजिड रोड बन जाएगी, ठीक है। तो रोड बनाने से अच्छा क्या करते हैं कि बहुत सारी पतली पतली वायर्स होती हैं, ठीक है, और इनकी ब्रेड्स बना देते हैं, ठीक है। मतलब स्टील की एक 3.2 सेंटीमीटर की एक रोड ना लेके क्या ले लेते हैं, बहुत सारी वायर्स लेते हैं और उनकी क्या बनी हुई होती है, ब्रेड्स बनी होती है, ठीक है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। क्या होगा, इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। स्टील की अगर सिंगल रोड 3.2 सेंटीमीटर रेडियस की है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, बट वही स्टील की पतली पतली वायर्स हैं और उनको ब्रेड किया हुआ है, ठीक है, ब्रेड फॉर्म में है, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी कि कोई भी मशीन का जो पार्ट है इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते। सेकंड क्या है कि इलास्टिसिटी से अगर हमें इलास्टिसिटी की नॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टील की इलास्टिक लिमिट पता है तो जितना मास हम लिफ्ट करवाना चाहते हैं, जैसे 10⁵ kg तक का मास लिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो उस मास को लिफ्ट करवाने के लिए स्टील केबल कितने रेडियस की होनी चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रेफर क्या करते हैं कि सिंगल स्टील की वायर ना लेके क्या ले लेते हैं, स्टील वायर लेंगे बट ब्रेडेड फॉर्म में बहुत सारी थिन वायर्स होंगी, ठीक है। ओके, now let's discuss the third application of elasticity. Third application of elasticity, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी देखो कि सपोज हमारे पास ये मेटल का कोई इस तरह से मेटल की बार है, ठीक है, जिसकी लेंथ है, और ये यहाँ पर सपोर्टेड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L, यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, इसकी कोई ना कोई ब्रेड्थ है B, और इसकी कोई ना कोई डेप्थ भी है, ठीक है, कितनी है D, समझ लो, ठीक है। तो जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि ब्रिजेस को डिजाइन करते वक्त, है ना, ब्रिजेस को डिजाइन करते वक्त अगर हमें इलास्टिसिटी की नॉलेज है तो ब्रिजेस को डिजाइन करते वक्त ट्रैफिक का कितना लोड पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से सिंगल जो हमारे पास ये बीम है वो बेंड हो सकती है, ठीक है, ट्रैफिक की लोड की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे लोड पड़ रहा है सपोज, ठीक है, लोड पड़ रहा है ट्रैफिक का, ट्रक्स वगैरह इस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, है ना, और कंक्रीट का अगर है तो क्या हो रहा होगा, लोड पड़ रहा होगा, तो लोड की वजह से ना इसमें डिफॉर्मेशन होती है और ये नीचे बेंड कर जाता है, ठीक है, तो डिप्रेस हो जाते हैं, इसको क्या बोलोगे, डिप्रेशन। तो कितना ये डिप्रेस कर गया, देखो डेल्टा डिप्रेशन आई इसमें, ठीक है, कितनी डिप्रेशन आई है इसमें, सपोज डेल्टा डिप्रेशन आई है, ठीक है, डेल्टा ये डिप्रेस हो गया, मतलब ये स्ट्रेट था एक तरह से बीम, अब ये क्या कर गया है, इस तरह से डिप्रेस हो चुका है। कितना डिप्रेस हुआ है, डेल्टा बाय डेल्टा क्या हुआ है, ये डिप्रेस हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, WL³ डिवाइडेड बाय 4y/BD³, ठीक है। LBD तो क्या है, देखो लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, सही है। W क्या है, जितना ट्रैफिक गुजर रहा है इस पे से उस सबका वेट, ठीक है। Y क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस, तो W वेट, L लेंथ, Y यंग्स मॉडुलस, B क्या है ब्रेड्थ, D क्या है और डेप्थ इसकी, ठीक है। तो देखो अगर आपको डेल्टा, ये डिप्रेशन मतलब इसकी
शेप जो है वो ना चेंज हो। फ्लाईओवर में देखा होगा ब्रिजेस वगैरह बन रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो ब्रिजेस लोड को सहन कर सकें, ठीक है, उसमें डिफॉर्मेशन ना हो या वो शेप स्ट्रेट होने के बजाय डिप्रेस ना हो, ठीक है। उस डेल्टा यानी आप क्या करना चाहते हैं, कम। तो डेल्टा कम करने के लिए वाई क्या होना चाहिए, ज़्यादा, बी क्या होना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि ये इन्वर्स में है ना, और डी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है। यानी ऐसा मटेरियल यूज़ करो जिसका यंग्स मॉडुलस क्या हो, ज़्यादा हो। यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होने का मतलब, यंग्स मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेशियो ना, नॉर्मल स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, ठीक है। तो जितना यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा कम करने के लिए, डेल्टा कम करने के लिए बी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ब्रेड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, और डी भी क्या होना चाहिए, डेप्थ, ठीक है। डेप्थ इस तरह से देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये नीचे डेप्थ, तो डेप्थ भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ब्रेड्थ और डेप्थ में देखो, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। अगर यहाँ से देखें, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट ले लो, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। तो ब्रेड्थ को इंक्रीज करने से ज़्यादा फायदा है या डेप्थ को इंक्रीज करने से ज़्यादा फायदा है, तो डेप्थ को इंक्रीज करने से ज़्यादा फायदा है, ठीक है। यानी इसकी जो हाइट बोल सकते हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट विड्थ, ठीक है, तो वो विड्थ को इंक्रीज करने से ज़्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि ये इसके थर्ड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो डी तुम थोड़ा सा इंक्रीज करो, डेल्टा क्यूब टाइम्स डिक्रीज होगा, यानी डी तुमने 2 टाइम्स कर दिया, तो डेल्टा कितना डिक्रीज होगा, 1/2 क्यूब कितना हो, 8 टाइम। तो डी को अगर बाय 2 इंक्रीज कर दें तो डेल्टा विल डिक्रीज बाय 8 टाइम्स, ठीक है। डी बाय 2 हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो डेल्टा बाय डी इंक्रीज किया है 2 टाइम्स, डेल्टा डिक्रीज कर जाएगा, 8 गुना कम होगा। बी के साथ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो बी को अगर 2 टाइम डिक्रीज करते हो तो डेल्टा 2 टाइम, बी को 2 टाइम्स अगर इंक्रीज करते हो तो डेल्टा 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा को कम करने के लिए बी और डी में कौन सा फैक्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि इसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बट होगा क्या कि ये हमारे पास देखो इस तरह से ये ब्रिज था, बिल्कुल रेक्टेंगुलर बार की शेप में, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई होगा, जो ये शेप थी ना इसकी, तो ये क्या उसी हो जाएगी, लाइक दिस ओनली, ठीक है। ये बेंडिंग हो गई, इसमें डेल्टा प्रोड्यूस हो गया है, समझ रहे हो। तो इस डेल्टा को, इस शेप चेंज को कम करना है हमें, ठीक है। शेप चेंज होने से क्या होगा, ब्रिज कोलैप्स कर सकता है, तो उसके लिए कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि डी थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, डेल्टा ज़्यादा डिक्रीज करेगा, डेल्टा डिक्रीज होने का मतलब इस शेप के ज़्यादा पास में रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, जो ये बेंडिंग हो रही है ना इस लोड की वजह से, इसको बोलते हैं बकलिंग, ठीक है। तो इस बकलिंग को कम करने के लिए ना एक सॉल्यूशन और है कि जो ये ब्रिज है ना, इसको बार शेप का ना बना के आई शेप का बनाओ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ये स्ट्रेस अप्लाई होगा, ठीक है, किस शेप का बना दो इसको, आई शेप का बना दो। तो आई शेप का बनाने से क्या होगा, जो स्ट्रेस है अब वो ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये आई शेप बनाने से एरिया ज़्यादा हो गया, तो स्ट्रेस क्या लगेगा, स्ट्रेस क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आई शेप का बनाया तो एरिया क्या हो गया, इंक्रीज, एरिया के इंक्रीज करने से स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर जाएगी हमारी, डिक्रीज। तो सेम वेट कम लोड अप्लाई करेगा, स्ट्रेस की वैल्यू कम कर देगा अगर कैसा ब्रिज चूज कर लिया हमने, आई शेप का ब्रिज चूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो कि किसी भी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कि इलास्टिसिटी की नॉलेज से, ठीक है, इलास्टिसिटी की नॉलेज से, या रोप जो है ना, रोप की इलास्टिक लिमिट देखो,
इन रॉक की इलास्टिक लिमिट है 3 इंटू 10⁸ 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रॉक की इलास्टिक लिमिट कितनी है? 3 इंटू 10⁸ 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इतना स्ट्रेस अगर रॉक की वजह से लग रहा है तो वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, बट इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा? रॉक ज़मीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब ये देखो इलास्टिक लिमिट। हाँ, अब ये देखो कि जैसे जैसे लेवल से अर्थ के सरफेस के लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो कितना प्रेशर अप्लाई होता है? एच रो जी। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में पता लग जाएगा। ठीक है, प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर और स्ट्रेस एक तरह से इक्वली हुए तो 3 इंटू 10⁸ ले लो। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी, यानी ये माउंटेन है ना, तो अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है? जितनी इसकी हाइट है। ठीक है, इस रॉकी मटेरियल की जितनी डेंसिटी है इनटू में जी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब लिमिट क्या कहती है कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए या इससे ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी रॉक की होती है, रॉक की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, जो रॉक है उसकी डेंसिटी कितनी है? 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो एच कितना आ गया? एच की वैल्यू निकालो, 3 इंटू 10⁸ रो जी। 3 इंटू 10⁸ रो की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, तो एच कितना आ गया? 10 किलोमीटर। तो मैक्सिमम हाइट किसी भी रॉक की कितनी हो सकती है? 10 किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, किसी भी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा होने पे क्या होगा? वो रॉक ज़मीन के अंदर जाने लग जाएगी। ठीक है, तो बिना ज़मीन के अंदर गए हुए रॉक की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? 10 किलोमीटर। सही है, दिस वाज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। लास्ट एप्लीकेशन क्या है कि होलो शाफ्ट आर प्रेफर्ड टू solid shaft फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क। देखो शाफ्ट वगैरह किस में यूज होती है? गाड़ियों वगैरह में यूज होती है। ठीक है, तो एक शाफ्ट है सपोज बिल्कुल सॉलिड। ठीक है, और एक है होलो। एक कैसी है? होलो शाफ्ट है। ठीक है, तो ये कह रहे कि अगर सॉलिड मतलब एक कोई शाफ्ट ले लो, एक सॉलिड है मतलब बिल्कुल अंदर तक डेंस पार्टिकल्स फिल्ड है, और एक होलो है। ठीक है, तो सॉलिड और होलो में से किसको कौन ज़्यादा स्ट्रोंग होती है या कौन जल्दी से ट्विस्ट नहीं करती है? तो होलो ट्विस्ट जल्दी नहीं करती, सॉलिड वाली जल्दी ट्विस्ट कर जाती है। ट्विस्ट कर जाएगी तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, होलो शाफ्ट को रोटेट करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट होता है, और सॉलिड शाफ्ट इजीली रोटेट कर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूलाज मैं बता रही हूँ ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक है, यानी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस पता होनी चाहिए ये फॉर्मूलाज। ठीक है, डेरिवेशन की करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी शाफ्ट में टॉर्क होता है रोटेशनल इफेक्ट। ये तो पता है आपको, टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट। तो सॉलिड के लिए जो टॉर्क है ना वो होगा पाई ईटा R4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, पाई ईटा R4 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास ईटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ईटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ दिस सॉलिड शाफ्ट। एल क्या है? लेंथ ऑफ दिस सॉलिड शाफ्ट। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, अब होलो पे आ जाओ। होलो के केस में क्या होगा? फॉर्मूला पाई ईटा। होलो में क्या होगा? इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस होगा। तो पाई ईटा R2 रेज टू द पावर 4 माइनस R1 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। समझ रहे हो? पाई ईटा R2 रेज टू द पावर 4 माइनस R1 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय
2L। सही है। चलो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो टाउ डैश के डिवाइड में किसको ले जाओगे, टाउ को ले जाओ। तो टाउ डिवाइडेड बाय पाई ईटा R4/2L। तो 2L से 2L कट गया, पाई ईटा से पाई ईटा कट गया। ठीक है। सो 10 टाउ डैश बाय टाउ इज इक्वल्स टू R2⁴ माइनस R1⁴ डिवाइडेड बाय R4। R2⁴ माइनस R1⁴ डिवाइडेड बाय R4। सही है। चलो ये टाउ डैश किसका है, होलो का, यही ऐसे लिख लो होलो, और ये सॉलिड। ठीक है। टाउ डैश इज फॉर होलो एंड टाउ इज फॉर सॉलिड। तो टाउ फॉर होलो डिवाइडेड बाय टाउ फॉर सॉलिड कंपेयर करें तो इसको ऐसे लिख दें, R2² माइनस R1² R2² प्लस R1²। ठीक है। डिवाइडेड बाय R4। सही है। R2² माइनस R1² A² माइनस B² और 4 पावर में ये फॉर्मूला बन जाएगा R2² माइनस R1² इंटू R2² प्लस R1² डिवाइडेड बाय R4। ठीक है। चलो उसके बाद देखो अगर दोनों की दोनों सॉलिड और होलो वाली हमारी सेम इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल से बनी हुई है, तो पाई R4 मटेरियल सेम होने पे क्या होगा, पाई R² L विल बी इक्वल्स टू पाई R2² माइनस R1² इंटू में क्या आ जाएगा L पाई R² H, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ये सॉलिड के लिए L लेंथ, ये भी होलो की L लेंथ, ये सॉलिड का रेडियस, ये किसका है R2² R1 इसका इनर रेडियस है, R2 इसका आउटर रेडियस है। तो पाई L से पाई L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो हमारे पास देखो R² किसके इक्वल आया, R2² माइनस R1²। R² किसके इक्वल आया, R2² माइनस R1²। ठीक है। तो R² की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम। ठीक है। या R2² माइनस R1², R2² माइनस R1² को क्या लिख दे, R²। ठीक है। तो टाउ डैश डिवाइडेड टाउ फॉर होलो डिवाइडेड बाय टाउ फॉर सॉलिड इज इक्वल्स टू R2² माइनस R1² को क्या लिख दिया हमने, R², R2² प्लस R1² और डिवाइडेड बाय क्या था, R⁴ स्क्वायर से ये कट गया तो कितना रह जाएगा, R² रह जाएगा। सही है। तो ये टाउ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ होलो डिवाइडेड बाय रोटेशनल इफेक्ट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ होलो और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। सही है। चलो अब ये देखो हमारे पास कि R² किसके इक्वल है, R2² माइनस R1² के। ठीक है। R² किसके इक्वल है, R2² माइनस R1² के इक्वल है। तो R² प्लस R1², यहाँ से माइनस R1² इधर ले आओ, R² प्लस R1² इज इक्वल्स टू क्या आ गया, R2²। ठीक है। R² प्लस R1² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, R2²। या यहाँ से देख सकते हो कि R² किसके इक्वल है, R2² माइनस R1² और न्यूमरेटर में क्या है, R2² प्लस R1²। तो क्लियरली R2² प्लस R1² की वैल्यू किससे ज़्यादा हुई, R² से ज़्यादा हुई ना, क्योंकि R² कैसे मिल रहा है हमें, R2² में से R1² माइनस कर दो तो ये छोटा हुआ है ना, या R² की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा R2² माइनस R1²। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट क्या आएगा, R2² प्लस R1² बाई R² इज ग्रेटर देन 1। अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है तो टाउ फॉर होलो डिवाइडेड बाय टाउ फॉर सॉलिड सिलेंडर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो टाउ फॉर होलो इज ग्रेटर देन टाउ फॉर सॉलिड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको होलो शाफ्ट को हमें ट्विस्ट करना है और एक किसको ट्विस्ट कर रहे हैं हम, सॉलिड शाफ्ट को। ठीक है। तो यूनिट एंगल से ट्विस्ट करने में होलो में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या टॉर्क लगानी पड़ेगी। ठीक है।
और वही यूनिट एंगल से अगर सॉलिड में ट्विस्ट लेकर आना है, ठीक है, मान लो बाय 1 डिग्री हमें रोटेट करना है, तो 1 डिग्री रोटेशन करने के लिए होलो में ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी होलो जो है वो जल्दी से टर्न नहीं होगी, ठीक है, या सॉलिड के कंपैरिजन में होलो में टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए होलो शाफ्ट इज स्ट्रोंगर देन दी सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, क्योंकि उस पर जल्दी से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, या ज़्यादा टॉर्क लगाने पे यूनिट ट्विस्ट हमें मिलेगा। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पॉइजन्स रेशियो, एंड आफ्टर दिस द चैप्टर इज कंप्लीट। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है, देखो कि जब भी हम किसी वायर पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी वायर पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सपोज उसकी लेंथ चेंज हुई, ठीक है, ये वायर थी, इस पे हमने क्या अप्लाई किया, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से ना इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई सपोज, ठीक है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, बट इसकी विड्थ भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है ना, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट कि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इसकी लेंथ जो है ना, लेंथ वो इंक्रीज करके यहाँ पहुँच गई, ठीक है। इसकी ओरिजिनल डायामीटर कितनी थी, डी, ओरिजिनल डायामीटर कितनी थी, डी थी, ठीक है, और ये डायामीटर डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, डी माइनस डेल डी, ठीक है, डायमीटर डिक्रीज होने के बाद कितनी होगी, डी माइनस डेल डी, और इसमें डेल एल का इलोंगेशन आया है, स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही है, डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया हमने, deforming force. So deforming force is acting in the downward direction ना, so due to this deforming force length of this wire will increase by an amount del L, ठीक है, यानी इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, अब इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई L प्लस डेल एल, सही है, डायमीटर ओरिजिनल D, अब इसका रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो इसमें दो तरह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो जो लेंथ वाइज स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जो लेंथ वाइज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो लेंथ वाइज जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डेल एल बाय एल, सही है, और जो इसकी विड्थ वाइज हो रहा है उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेन है दैट इज द लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, डायमीटर भी इसका डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है, क्या हो रहा है हमारा डायमीटर ही डिक्रीज कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के परपेंडिकुलरली कौन सा स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन किसके इक्वल है हमारे पास, देखो अब ये डिक्रीज हुआ है ना, तो चेंज कितना आएगा, माइनस डेल डी का, डिक्रीज हुआ है बाय डेल डी अमाउंट डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे कर लो, फाइनल कितना है, डी माइनस डेल डी, चेंज ऐसे ही निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है, डी माइनस डेल डी, इनिशियल कितना है डी, तो चेंज कितने का आया, माइनस डेल डी का, ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन किसके इक्वल है, और चेंज इन डायमीटर टू दी ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय सिग्मा, पॉइजन रेशियो किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, तो सिग्मा इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन कितना है, माइनस डेल डी बाई डी, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल एल बाई एल, ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रेन्स का रेशियो है ना, तो पॉइजन्स रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो की यूनिट नहीं होगी, बिकॉज स्ट्रेन का जो स्ट्रेन की तो वैसे भी यूनिट रहती ही नहीं है, ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, lateral strain is produced perpendicularly to the longitudinal strain. In this way, this chapter is completed. Thank you.